Welcome student. We are going to read next point from the chapter of the rise of nationalism in Europe. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर में हमने काफ़ी स्टडी कर ली। फ्रांस के बारे में स्टडी की है बेटा, नेपोलियन बोनापार्ट की विक्ट्री और साथ में उसके डिफीट, वाटरलू का जो वार था उसके बारे में स्टडी की है, और लिबरल लोगों के बारे में स्टडी की है। उसके बाद में कंजर्वेटिव लोगों के बारे में स्टडी की है, और आगे के पॉइंट्स में हमने लास्ट में अभी स्टडी की थी, लास्ट वीडियो में उसमें हमने स्टडी की थी 1830 का रिवोल्ट जो फ्रांस में हुआ था। तो उसके बाद का जो पॉइंट्स है उसके ऊपर डिस्कस कर रहा है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स के लिए किस प्रकार के आइडियाज आए, वो रोमांटिक आइडियाज है। रोमांटिक इट मीन्स एंटरटेनमेंट का। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ लोगों ने ये फील किया कि जिस मेथड से हम आगे बढ़ने का, डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं, जिसको आप साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड इट मीन्स जो साइंस के माध्यम से या नई नई जो खोज है उसके माध्यम से आगे बढ़ने का जो टाइम आप ग्लोरीफाइड महसूस करते हैं, नई रिसर्च की जाती है और नए नए आइडियाज लोगों के माइंड में, नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है। उन सभी के बाद में अगर हम नेशनलिज्म पे उस पॉइंट को घुमाते हैं तो नेशनलिज्म इनसे नहीं आता है, साइंटिफिक मेथड से या फिर नई टेक्नोलॉजी से नहीं आता है। हमारे पास जो नेशनलिज्म आएगा वो रोमांटिज्म से आएगा। रोमांटिज्म इट मीन्स जो एंटरटेनमेंट का है, क्योंकि यहाँ पे हम इमोशनल डेवलपमेंट से ही नेशनलिज्म कायम कर सकते हैं। तो रोमांटिज्म के लिए हमारे पास आर्ट है एंड पोइट्री है, स्टोरीज एंड म्यूजिक है। इन सभी के माध्यम से हमें नेशनलिज्म ला सकते हैं। जो जर्मन फिलोसफर हुआ है जोहान गॉटफ्राइड, है, उसने क्रिटिसाइज की है साइंटिफिक मेथड की। वो केवल और केवल इमोशनल डेवलपमेंट से, इमोशनल डेवलपमेंट इट मीन्स जो हमारी ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है या फोक डांस है, उनसे हम एक दूसरे से जितने ज्यादा इंटरलिंक होते हैं, जितने ज्यादा अटैच होते हैं, उतना नई टेक्नोलॉजी से नहीं होते हैं। नई टेक्नोलॉजी से ह्यूमनिज्म डिस्टॉर्ट हो जाता है, मानवता का जो संबंध है वो खत्म हो जाता है नए मेथड से, नई टेक्नोलॉजी से। बट हमारे पास जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, फोक सॉन्ग, फोक टेल्स या फोक डांस, उससे हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और जब हमारे पास एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होगा तो उसमें यूनिटी आएगी, और यूनिटी का सीधा डायरेक्शन है नेशनल फीलिंग से है, राष्ट्रवाद की भावना से है। इसलिए लोगों के पास ये आइडियाज थे। जो पोइटर होते थे, यानी कि पोइट लिखने वाले जो आर्टिस्ट होते थे, और दूसरे जो हमारे पास पुराने प्रचार प्रसार, पुराने रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने वाले थे, उन लोगों के माध्यम से यही आइडियाज निकलता था, यही
उनकी फीलिंग्स होती थी कि वो रोमांटिक सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए अपने ट्रेडिशनल सिस्टम में चले जाए, वहां से नेशनल फीलिंग्स आएगी। यहां पे हम एग्जांपल पोलैंड का लेते हैं बेटा। पोलैंड कंट्री had been partitioned by Australia, Russia and Persia. Russia, Persia and Australia, इन सभी कंट्री के द्वारा पोलैंड का पार्टीशन कर दिया गया और उसके ऊपर अपना डोमिनेट सेट कर लिया। रशिया forced on Poland country for the abolition of a Polish language. वो पोलिश लैंग्वेज को अबोलिश करने के लिए फोर्स किया, किस पे? पोलैंड पे। किसने? रसिया ने। क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हम एक दूसरे से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट होती है और हम यूनिटी में रहते हैं। अगर हमारी दूसरी लैंग्वेज हमारे दूसरे साथी के पास आती है और वो दूसरी लैंग्वेज बोलता है और हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो हमसे दूरी बना लेता है। इसलिए उसने महसूस किया, रसिया ने, कि अगर पोलैंड पे हम पोलिश लैंग्वेज को बैन लगा दें और उनकी अपनी लैंग्वेज उसमें इम्प्लीमेंट कर दें, तो कुछ समय के बाद में पोलैंड कंट्री के जो लोग हमने हायर कर रखे हैं, जो हमने कैप्चर कर रखे हैं, जिसके ऊपर हमारा डोमिनेट है, कुछ समय के बाद में भूल जाएंगे कि हमारा पोलैंड भी कोई कंट्री हुआ करते थे और पोलिश भी हमारी लैंग्वेज होते थे। अब पोलिश लैंग्वेज को जब उन्होंने बैन लगा दिया, तो उसके बाद में लोगों ने इसको खत्म नहीं होने दिया। पब्लिक ने इसको रिफ्यूज किया कि हम पोलिश लैंग्वेज बोलेंगे। जो पादरी और बिशप थे उनको जेल में डाला गया, लेकिन एक दिन पोलिश लैंग्वेज ही उसकी स्ट्रेंथ बन गई और उसके बाद में पोलैंड इंडिपेंडेंट हुआ। किस बेस पे? पोलिश लैंग्वेज बेस पे। तो जो हमारे पास वर्नाकुलर लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हमारे पास बहुत बड़ा रोल करती है, जो हमारी अपनी लैंग्वेज। यहां पे आपके पास एक एग्जांपल, एक नेशनलिस्ट आदमी का, जो नाम था उसका कोरेल क्रोम्स्की, जो फोक डांस में ज्यादा विश्वास रखता था और उसने भी अपने ढंग से प्रयास किया पोलैंड में नेशनलिज्म लाने के लिए। इट्स ओके। अगले पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा इसमें। तो हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिला कि रोमांटिज्म से हम नेशनल फीलिंग्स को ज्यादा जल्दी हायर कर सकते हैं। इसलिए जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी मेथड से जो हम नए आइडियाज इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी तरफ ध्यान ना दे करके उन्होंने नेशनलिज्म कायम करने के लिए पुरानी जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको अडॉप्ट करने के लिए प्रयास किया। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा हैंगर, हार्डशिप एंड ए पॉपुलर रिवॉर्ड। देखिए, ये हम पूरी कॉन्टिनेंट्स, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने वहां पे पढ़ा है कि ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्री सेट हुई और यूनान है, उसके अंदर सबसे पहले सिविलाइजेशन आया था। जो ग्रीक, हमने ग्रीक वार के बारे में पढ़ा था, उसमें सिविलाइजेशन आया था।
और इटली है उसमें रेनेसेंस सेंस की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज सेट हो गई थी तो लोग माइग्रेट होकर के, विलेज में रहने वाले लोग माइग्रेट होकर के सिटी में पहुंच रहे थे। सिटी में उनकी ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण से उनको स्लम में रहना पड़ता था, जो हमने दूसरे चैप्टर में स्टडी की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चैप्टर में स्टडी की थी। और उसके नेक्स्ट पॉइंट पे वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होने से काफी कुछ लोगों को हरासमेंट मिल रही थी, जॉब लेस जॉब थी, डिमांड काम की ज्यादा थी, और फूड ग्रेन्स की जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो रही थी, डे बाय डे महंगाई बढ़ रही थी। इन सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास नहीं था। तो फिर क्या होता है वो देखिए। अब हम फ्रांस पे फोकस करते हैं। ये सारी यूरोपियन कंट्री की प्रॉब्लम थी, बट फ्रांस में क्या होता है वो देखिए। फ्रांस में हमने पढ़ा था 1830 के रिवॉल्ट के बाद में लुई फिलिप्स को वहां का हेड बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो बुर्बो डेंसिटी को अबोलिश करने के बाद। अब वहां लुई फिलिप्स के बाद आने के बाद में भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो उन्होंने 1845 के अंदर, और उससे पहले पेरिस जो फ्रांस की सिटी है, इसने वहां लोगों ने मार्च पास्ट करते हुए अपने अधिकारों की डिमांड करते हुए उससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अगेंस्ट कार्रवाई की। और लुई फिलिप्स को चारों तरफ से जब उसको घेरते हुए नजर आए तो वो वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए। पब्लिक ने वहां पे रिपब्लिक असेंबली बनाई, और रिपब्लिक असेंबली बनाने के बाद में उन्होंने सभी लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन वैश्य मताधिकार का अधिकार लेने के लिए सभी आदमियों को, पुरुष को, सभी को वोट डालने का अधिकार दिलाने के लिए वहां पे रिपब्लिक असेंबली ने प्रयास किया। 1845 में अंदर सिलेसिया में लोगों ने रिवोल्ट किया, और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कपड़ा बनाने के लिए जो लोगों से वीवर से काम करवाते थे, उनके ऊपर अटैक किए गए, उनके गोदामों को लूटा गया। इस प्रकार की सिचुएशन वहां पे आ गई थी। तो ये फ्रांस की सिचुएशन थी। अब फ्रांस की सिचुएशन होने के बाद 1948 के अंदर वहां पे लोगों को अधिकार मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक असेंबली बना ली थी। इट मीन्स वहां पे इसके बाद में फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करके डेमोक्रेसी सेट 1848 में स्टार्ट हो गए थे। तो ये फ्रांस का हमारे पास यहीं तक है बेटा। उसके बाद में आगे क्या होता है वो देखें। आगे के पॉइंट्स में हम जर्मनी की स्टडी करेंगे। द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल 1848। लिबरल लोगों ने जर्मनी के अंदर कैसे स्ट्रगल किया वो देखिए। वहां 18 मई 1848 को 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। इन्होंने मार्च पास्ट करते हुए सेंट पॉल, चर्च ऑफ सेंट पॉल, जो फ्रैंकफर्ट शहर में था, वहां पे उन्होंने असेंबली बुलाई, क्योंकि ये जो मेंबर थे ये इलेक्टेड हुए थे। कहां की बात कर रहे हैं? जर्मनी की बात कर रहे हैं, यानी कि जर्मनी कंट्री का यूनिफिकेशन होने जा रहा है। इट्स ओके। अब यहां असेंबली बुलाई गई
इस असेंबली के लोगों ने वहां का जो पर्शिया, वहां का जो आज जर्मनी बना हुआ है उसके सबसे स्ट्रॉन्ग यही स्टेट थे। दूसरा एरिया इसके कैप्चर में नहीं था, बाद में इन्होंने स्ट्रगल करके उस एरिया को कैप्चर करके जर्मनी का यूनिफिकेशन किया है, यानी कि जर्मनी को इस वर्ल्ड की मैप के ऊपर उन्होंने शो किया है कि ये जर्मनी है। जो पर्शिया स्टेट थी उसके अंदर राजा था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। जो असेंबली 1831 इलेक्टेड मेंबर की थी, उन्होंने फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ से ऑफर किया किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए। कि असेंबली तो हमने बना ली, बट आप इसकी कमान संभालिए, इसको संचालन का काम कीजिए। बट फ्रेडरिक विलियम फोर्थ रिफ्यूज देयर प्रपोजल, उसके ऑफर को ठुकरा दिया। तो यहां पे जो उच्च वर्ग के लोग थे, हाई सोसाइटी के लोग थे जो इस राजा के साथ में थे, उन्होंने इस असेंबली का अपोज किया। और इस असेंबली का अपोज करने के बाद जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको इन्होंने शामिल नहीं किया, क्योंकि ये जो असेंबली थी 1831 इलेक्टेड मेंबर की, ये केवल मिडिल क्लास के। ओके, मिडिल क्लास के लोगों ने अपने आप को वहां से प्रिपरेशन करके उस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने का प्रयास किया, बट यहां राजा ने इसके ऊपर अटैक करवाया, उस असेंबली को बैन करवा दिया। असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड बाय द मोनार्की, जो राजतंत्र था उसके द्वारा उसको बैन करवा दिया। उसी टाइम पे वोमेन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था, बट उन्होंने स्ट्रगल किया था उस टाइम पे, तो उन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है बेटा? फेमिनिस्ट मूवमेंट होता है अवेयरनेस ऑफ वोमेन राइट, अवेयरनेस ऑफ वोमेन्स राइट्स ऑन द बेस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वल टू मैन। यानी कि हमारे पास मैन डोमिनेट सोसाइटी है, उसके अंदर वोमेन ने अपने अधिकार पाने के लिए जो स्ट्रगल किया था, जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला जाता है। तो ये था जर्मन के द्वारा किया गया, यानी कि जर्मन के लिबरल लोगों के द्वारा, ये कहें मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा, जिसमें प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिजनेसमैन ये लोग शामिल थे, उनके द्वारा किया गया स्ट्रगल था जो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए किया गया। बट जर्मनी कंट्री अपने यूनिफिकेशन में अभी तक सक्सेस नहीं हो पाई। उससे आगे का पॉइंट्स क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इट्स ओके।